जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 7 मार्च को होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, और आपको ये भी बताएंगे आपको शॉर्ट आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, ताकि आपका एग्जाम आपको पूरे नंबर दे। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस प्रकार से लिखें, ताकि आपका एग्जाम आपको फुल मार्क्स दे। और आपको साथ यही बताएंगे और आपको मैप किस प्रकार से भरना है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी नंबर आपको मैप से ना कटे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब प्रश्न के साथ साथ ही दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी दी जाएगी उसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, कहीं यहाँ पर कोई पेज फटा तो नहीं है, कोई पेज हटा तो नहीं है। सारा कुछ अच्छे से देख कर फिर आपको OMR शीट भी देख लेनी है, कहीं OMR शीट फटी तो नहीं, मिसप्रिंट तो नहीं, जो कुछ सारा कुछ देखना होगा। ठीक है, पहले फिर आपको अपनी OMR शीट भरनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी, आप अपने साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जरूर ले जाएंगे। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जरूर ले जाएंगे, और साथ में आपको अब जो आप जिससे लिखते हैं वो भी पेन ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी OMR शीट को भरना होगा। ठीक है, तो अपनी बॉल पेन निकालेंगे, अपनी OMR शीट के सारी डिटेल भर देंगे, अपना नाम जो कुछ आपका भरना होगा, साइन वगैरह जो कुछ आप करने वो सारा कुछ आपको बॉल पेन से ही भरने होंगे। ठीक है, फिर आप अपनी OMR शीट को ढील देंगे, आप अपने बोर्ड की कॉपी को उठाएंगे। ठीक है, आप अपना पहला नंबर जो होता है इधर साइड जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग यहाँ पर भरते हैं, तो आपको उसको नहीं छूना होगा, आपको सिर्फ इधर वाला काम करना होगा। यहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर, सेशन, क्लास, सब्जेक्ट कोड, जो कुछ पूछा जाता है वो आपको सारा कुछ यहाँ पर डॉट पेन से ही फिल करना, क्योंकि डॉट पेन से फिल करने का फ़ायदा ये हो जाता है हमारा हमारा साफ साफ और काफ़ी अच्छा लिख जाता है। तो यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान रखनी होगी। फिर आपको जो 15 मिनट मिलता है उसको आपको ख़राब नहीं करना है। आप अपनी सारी जो बोर्ड की कॉपी है, सेकेंड जो का पेज खोलेंगे, आपको सभी पृष्ठों में ऐसी लाइन खींच लेनी। ये लाइन थोड़ी ज़्यादा इधर खींचेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि आपका उत्तर लिख जाए। इतनी जगह आपको ढीलनी है, उत्तर लिख जाए, फिर आपको लाइन खींच देनी होगी, पीछे से आप इतनी लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसी आपको सारी पृष्ठों में लाइन कर देनी। ठीक है, इतना आप सभी लोग करेंगे 15 मिनट में, ताकि आपका वहाँ पर परीक्षा में टाइम खराब ना हो। अब हम लोग अपने OMR से जो प्रश्न भरेंगे, तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए MCQ रखे हैं, इन्हें आप तैयार कर लेते हैं। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर 1 यानी कि मॉडल पेपर 1 आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो भी मैं केवल 3 ही कराऊंगा, सब इसमें आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही सैम्पल पेपर तैयार करने हैं। मैंने एक अपलोड कर दिया है, दूसरा आप ही लोग देख रहे हैं, इसके बाद आपको थर्ड भी मिल जाएगा। आपको बस 3 ही देखने होंगे, आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा और आपके 65+ मार्क्स भी आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग पहले MCQ देखने कितने हमारे इम्पोर्टेंट MCQ हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर MCQ दिख रहा होगा, ये रहा हमारा पहला MCQ। आप लोगों के सामने MCQ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा 1855 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा हेनरी फोर्ड। क्या होगा? हेनरी फोर्ड हमारा इसका राइट आंसर होगा, हेनरी फोर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 में ईस्वी में महाबंदी की नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। तो ये हमारा कारण नहीं है महाबंदी का, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है विश्व में सर्वाधिक मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा चीन। क्या होगा? चीन हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र एवं राज्य सरकारों की इकाइयों के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज एवं संस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल। क्या होगा? राजनीतिक दल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा का अपरदन का साधन है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा पवन भी है, हिमनद भी है, जल भी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्या होगा? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विनिर्माण। क्या होगा? विनिर्माण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, विदेश व्यापार किसके मध्य होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा दो देशों के मध्य। किसके? दो देशों के मध्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा उर्वरक। क्या होगा? उर्वरक हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो कौन सा है? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त कौन सा मापदंड है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही हमारे मापदंड हैं जो कि आपको यहाँ पर दिया गया विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है, उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा प्रतिनिधित्व का अधिकार ए भी होगा, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार ए भी होगा, चुनने का अधिकार ए भी होगा। ये हमारे सभी का ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1995 को हमारी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में, तो ये आपको अपनी ओएमआर शीट पर सारे क्वेश्चन भर लेने होंगे। अब आप अपनी बोर्ड कॉपी खोलेंगे तो यहाँ पर आपको जो लाइनिंग की थी यहाँ पर ऊपर डालेंगे खंडवा। ठीक है, क्या डालेंगे? ऊपर खंडवा डाल देंगे। तो यहाँ पर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप ऊपर डालेंगे खंडवा। ठीक है, जैसे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, ये आपकी कॉपी है। तो यहाँ पर ऊपर डालेंगे खंडवा। क्या डालेंगे? खंडवा डाल देंगे, उसके अंडरलाइन करेंगे। फिर यहाँ पर डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1, यहाँ डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1, उसकी 1 लिख के अंडरलाइन करेंगे। फिर आप जो क्वेश्चन बन करेंगे उसकी आपको हेडिंग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या आपने डाल ली होगी। इसके बाद आपको बातें ध्यान रखनी है, आपको शॉर्ट आंसर 80 शब्दों में लिखना होगा। तो लगभग आपको 1 पेज या 1.5 पेज का आंसर लिखना। कितना? 1 पेज या 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा, तभी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा, आपको हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। आप हेडिंग डालेंगे तभी लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने बोर्ड पर कॉपी अपने प्रश्न नंबर 1 डाल दिया होगा ऐसे। यहाँ पर आपने प्रश्न संख्या 1 नोट कर दिया होगा। तो यहाँ पर आप जैसे लिखा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास,
विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। आप इतनी हेडिंग डाल देंगे बस। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा, जितना आपको इसके बारे में पता हो आप उतना यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें अथवा में कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण। तो यहाँ पर आपको अथवा में कह रहा है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख। तो यहाँ पर आपको अपनी हेडिंग बनाकर ही लिखना होगा। आप हेडिंग बनाएंगे फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया है। अथवा में कह रहा है लोकतंत्र किस प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध सरकार का गठन करता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बात ध्यान रखनी है, आपको जिस क्वेश्चन पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था में प्रजातंत्र किस प्रकार से मजबूत है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कोई हेडिंग क्या बनाए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था। आप हेडिंग बनाएंगे, उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे मजबूत बनाने के कारण, फिर आप उसके रीजन भी लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि सड़क परिवहन के कोई 3 गुण आपको बताना। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो आपको लगभग इसमें 1.5 पेज का आंसर लिख देना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से, अथवा में कह रहा है आप लोगों से भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन अथवा में, तो आपको वो अलग कर लेंगे, तो ये छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 4 कह रहा है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। अथवा में कह रहा है मनरेगा 2005 के उद्देश्य बताइए। दोनों ही क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को आपको आज ही क्वेश्चन को तैयार कर लेना है अपनी कॉपी से या बुक से। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको आज ही तैयार कर लेना है। आपको विथ हेडिंग ही लिखना, आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपके लॉन्ग आंसर हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कॉपी उठाएंगे, उसमें लिखेंगे ऊपर लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, नीचे नीचे डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 5, नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ डालेंगे जो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखना चालू करेंगे। इस प्रकार से आप सभी में करेंगे, बार बार ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमसे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको विथ हेडिंग डालकर ही लिखना होगा, विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं असहयोग आंदोलन, फिर आप उसके बारे में लिख देंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे आंदोलनकारियों के 4 कार्य, हेडिंग क्या डालेंगे आंदोलनकारियों के 4 कार्य, हेडिंग डाल दे। ठीक है, फिर आप उसके बारे में लिखना चालू करें। तो यहाँ पर आपको ऐसे करेंगे तो आपको पूरे पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बात ध्यान रखनी है, आपको विथ हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और किस वर्ष और किस कारण यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला करना, ऊपर वाला काफ़ी इजी है, नीचे वाला जो छात्र करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संघवाद क्या है। तो हेडिंग हमारी बन जाएगी संघवाद। इसके बाद कह रहा है कि भारत में संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं। यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी, भारत के संघीय ढांचे की विशेषताएं। ये हेडिंग डाल देंगे, फिर 4 विशेषताएं लिख देंगे। अथवा में कह रहा है भारत के संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। यह भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दो क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में जो दोनों क्वेश्चन इसको आपको तैयार कर लेना अपनी कॉपी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय 4 संक्षेप में आपको बताना होगा। अथवा में कह रहा है भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। तो ये छात्र सभी लिखने, क्योंकि सभी छात्र हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, जो शहर में वो भी कुछ ना कुछ जानकारी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसको आपको लगभग 3-3.5 पेज का आंसर, लॉन्ग आंसर आपको 3 या 3.5 पेज का ही लिखना होगा, तभी यहाँ पर आपको पूरे पूरे 6 मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि का वहाँ पर आपको बताना। तो जो हमारे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक क्षेत्रक, उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे द्वितीयक क्षेत्रक, उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे तृतीयक क्षेत्रक, फिर आप उसके बारे में लिखना चालू करें। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद अथवा में कह रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रीकरण के प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी कॉपी में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 9
डाल देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर 9 1 2 3 4 डालेंगे 5 तक, क्योंकि यहाँ पर 5 के आपको यहाँ पर आधा नंबर लिखने को मिलता है और आधा नंबर मैप में भरने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो वह हमारा स्थान क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने साबरमती की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म शहीद स्थल कहाँ पे है? वो हमारा होगा राजघाट दिल्ली। कहाँ पे है? राजघाट दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, कह सकते हैं प्रयागराज। क्या कहेंगे? प्रयागराज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि थर्ड हो गया। क्वेश्चन 4 कह रहा है वह स्थान जहाँ जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चौरी चौरा। क्या लिख सकते हैं? चौरी चौरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? ये हमारा था गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में, ठीक है। इसके बाद हमारा 9 का खा है यहाँ पर। 9 का खा हमारा खा का पहला चाय उत्पादक क्षेत्र, मतलब कि आपको चाय उत्पादक राज्य का कोई नाम बताना हो तो आप लिख सकते हैं असम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? असम आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि राणा प्रताप सागर का आपको बताना है कहाँ पर। तो हमारा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कोंगड़ जिले में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कोंगड़ जिले में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र, यानी लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? आप लिखेंगे महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इनमें से आपको कोई एक क्षेत्र रंग देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का आपको नाम बताना, तो आप लिखेंगे तारापुर। क्या लिखेंगे? तारापुर, जो कि कहाँ पे हमारा है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो बस आप इतना ही लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो आप इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ठीक है। तो ये हमारा आज का आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, ताकि हमारे सभी छात्र इसको पढ़कर अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद आपको इसका थर्ड सैम्पल पेपर मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आप इसको तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। इसके बाद सैम्पल पेपर थर्ड आएगा, आपको बस 3 ही तैयार करने हैं, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।